हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड कडावी बुक के बारे में। राहुल एक 28 साल का लड़का था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उसका असली शौक था लिखना। कहानियाँ, कविताएं, आर्टिकल्स, वो सब कुछ लिखना चाहता था। ऑफिस की जॉब में ठीक ठाक पैसा मिल जाता था, लेकिन उसका मन हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ खींचता था। हर रविवार वो ठान लेता, इस हफ्ते में टाइम मैनेजमेंट की पूरी लिस्ट बनाऊंगा। सुबह 6 बजे उठना है, 7 से 9 तक लिखना है, फिर ऑफिस जाना है, रात को वापस आकर 2 घंटे लिखना है। वो अपनी डायरी में एक घंटे का टाइम टेबल बना देता। शुरुआत में उसे लगता कि ये काम करेगा। सोमवार सुबह 6 बजे अलार्म बजता, वो उठ जाता, कॉफ़ी पीता और लैपटॉप खोल देता। लेकिन जैसे ही स्क्रीन सामने आती, दिमाग खाली हो जाता। कोई आइडिया ही नहीं आता। वो सोचता, अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो टाइम सेट किया है लिखने का, अब तो क्रिएटिविटी अपने आप आ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो पूरा समय खाली पन्ने को घूरते घूरते निकल जाता। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की, लेकिन ऑफिस में बॉस ने इतना काम दे दिया कि घर आकर वो इतना थक गया कि लिखने का मन ही नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, नहीं, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट सही कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में जब उसने अपनी डायरी देखी तो ज्यादातर खानों में खालीपन ही लिखा था। धीरे धीरे राहुल निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो क्रिएटिव आदमी ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसके पुराने दोस्त अजय से मुलाकात हुई। अजय एक पेंटर था और अपनी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर हो चुका था। राहुल ने उससे पूछा, यार तू कैसे इतना सब कर लेता है? तेरा तो हर हफ्ते नया काम निकलता है और मैं टाइम मैनेजमेंट करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा। अजय मुस्कुराया और बोला, राहुल, तू गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। टाइम मैनेजमेंट उन कामों के लिए अच्छा है जहां सब कुछ सीधा सीधा होता है, जैसे फाइलिंग करना, मीटिंग्स अटेंड करना या शॉपिंग करना। लेकिन क्रिएटिविटी घड़ी देखकर नहीं आती, वो तो ऐसे आती है जैसे हवा, कभी भी कहीं भी। राहुल हैरान हुआ, मतलब? अजय ने समझाया, देख, मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मैं सोचता था कि रोज 9 से 11 पेंटिंग करूंगा, लेकिन कई बार उस टाइम पे मेरा मन ही नहीं होता था। ब्रश हाथ में होता था, लेकिन रंगों में जान नहीं होती थी। फिर मैंने समझा कि क्रिएटिविटी को जबरदस्ती घड़ी में कैद नहीं किया जा सकता। वो तब आती है जब तेरा दिमाग और दिल तैयार हो। कभी कभी मैं सुबह टहलते टहलते कोई आइडिया पकड़ लेता हूँ, कभी रात के 2 बजे उठकर स्केच बना देता हूँ। मतलब ये कि टाइम टेबल नहीं, बल्कि अपने मन का मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये सुनकर राहुल को पहली बार लगा कि शायद वो गलत दिशा में सोच रहा था। उसने टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। अब उसने अपने दिन को घड़ी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और मूड के हिसाब से बांटना शुरू किया। सुबह उठकर जब उसका दिमाग फ्रेश होता तो वो सीधे लैपटॉप खोल लेता। उस वक्त अगर आधे घंटे में भी कुछ लिख लेता तो उसे संतोष होता। फिर ऑफिस का काम करता। कभी कभी ऑफिस में ही लंच ब्रेक के दौरान उसे कोई आइडिया आ जाता तो वो अपने मोबाइल में नोट कर लेता। रात को अगर मन थका हुआ होता तो खुद को मजबूर नहीं करता। इसके बजाय वो किताब पढ़ लेता या म्यूजिक सुन लेता। और अजीब बात यह थी कि इन छोटी छोटी चीज़ों से उसके अंदर नए आइडिया खिलने लगते। धीरे धीरे राहुल को समझ आने लगा कि क्रिएटिविटी का फ्लो नदी जैसा है, उसे रोक कर नहीं रखा जा सकता। अगर तू उसे ज़बरदस्ती डैम में कैद करने की कोशिश करेगा तो या तो वो रुक जाएगी या फिर टूटकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर तू उसके रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे चैनल बना दे तो वो आसानी से बहती रहेगी। अब राहुल टाइम टेबल बनाने की जगह सिग्नल पकड़ना सीख गया। जैसे अगर उसे टहलते समय कोई सीन अच्छा लगता तो वो तुरंत नोट कर लेता। कभी बस में सफ़र करते हुए किसी इंसान की बात उसे कहानी का कैरेक्टर याद दिला देती तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेता। मतलब उसने क्रिएटिविटी को अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया। एक दिन उसने नोट किया कि जब भी वो सुबह ऑफिस जाने से पहले हल्की एक्सरसाइज करता, उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता। तो उसने अपनी लाइफ में ये पैटर्न अपनाया। इसी तरह उसने ये भी देखा कि जब वो दोस्तों से मिलकर बातें करता तो उसके दिमाग में नए विचार आते। तो उसने इस चीज़ को भी अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी बदलने लगी थी। पहले जहां वो हर हफ्ते टाइम टेबल बनाकर फ्रस्ट्रेट होता था, अब वो बिना किसी स्ट्रिक्ट शेड्यूल के भी हफ्ते में 2-3 अच्छे आर्टिकल लिख लेता था। उसने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट उसे बांध रहा था, जबकि माइंड मैनेजमेंट उसे आज़ाद कर रहा था। राहुल ने सोचा, क्रिएटिविटी का मतलब ही है
नए आइडियाज़ को जन्म देना। और नए आइडियाज़ तभी आते हैं जब दिमाग खुला हो, जब मन रिलैक्स हो। अगर मैं खुद पर घड़ी की सुइयां थोप दूंगा तो दिमाग डर जाएगा और चुप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे खुला छोड़ दूंगा तो वो खेल खेल में ही नए नए खजाने निकाल देगा। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं समय को पकड़ना चाहता था, अब मैं विचारों को पकड़ना चाहता हूं। पहले मैं घड़ी से लड़ता था, अब मैं अपने मन से दोस्ती करता हूं, और यही दोस्ती मेरी क्रिएटिविटी को जिंदा रखती है। धीरे धीरे राहुल ने यह अनुभव औरों के साथ भी बांटना शुरू किया। वो अपने दोस्तों से कहता, देखो, अगर तुम क्रिएटिव हो तो टाइम टेबल से ज्यादा जरूरी है अपने मन के मूड को समझना। कभी थकान में मत लिखो, कभी जबरदस्ती मत बनाओ, बस अपने दिमाग को वो माहौल दो जहां वो खुल सके। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कभी चाय की प्याली में, कभी किसी किताब के पन्ने में, कभी किसी दोस्त की हंसी में, वहीं से तुम्हारा सबसे अच्छा काम निकल कर आएगा। आज राहुल एक सफल राइटर है। उसकी किताबें लोग पढ़ते हैं, उसके आर्टिकल्स मैगजीन में छपते हैं। लेकिन जब कोई उससे पूछता, तू ये सब कैसे कर पाया, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करता है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैं टाइम टेबल नहीं, अपना दिमाग फॉलो करता हूं। क्रिएटिविटी का घड़ी से कोई रिश्ता नहीं है, उसका रिश्ता सिर्फ दिल और दिमाग से है। और यही बात इस किताब में भी कही गई है। टाइम मैनेजमेंट क्रिएटिव कामों के लिए फेल हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी घड़ी देखकर नहीं आती। वो तब आती है जब तुम अपने दिमाग और दिल को सही माहौल देते हो। इसलिए अगर तुम भी क्रिएटिव हो, चाहे लेखक, पेंटर, गायक या कोई और, तो याद रखना कि घड़ी से ज्यादा जरूरी है अपने विचारों का ख्याल रखना। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली मैनेजमेंट माइंड मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं। राहुल की जिंदगी अब थोड़ा संतुलित हो गई थी। उसने समझ लिया था कि टाइम मैनेजमेंट से क्रिएटिविटी नहीं निकलती, बल्कि उसे अपने मन की लय और मूड को समझना होगा। लेकिन फिर भी उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। कई बार ऐसा होता कि उसके पास अच्छे खासे आइडियाज होते, लेकिन वो ये तय ही नहीं कर पाता कि उन्हें लिखे कैसे। कभी कभी तो घंटों सोचता ही रह जाता और कुछ लिख नहीं पाता। एक दिन उसने सोचा, ठीक है, अब तो मैंने टाइम टेबल से आज़ादी पा ली, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिर दिमाग कैसे काम करता है। इसी सोच में डूबे हुए उसने अपनी आदतें और पैटर्न्स नोटिस करने शुरू की। उसे समझ आने लगा कि उसका दिमाग हर समय एक जैसे मूड में नहीं रहता। कभी दिमाग बहुत हल्का और जिज्ञासु लगता, जैसे नई चीजें सीखने का मन कर रहा हो। कभी बहुत सारा सोच विचार करने का मन करता, जैसे कोई बड़ी योजना बनानी हो। और कभी अचानक ऐसा लगता कि अब तो बस बैठकर काम खत्म करना है, बिना ज्यादा सोचे समझे। एक दिन कैफे में बैठा राहुल यही सब सोच रहा था, तभी अजय वहां आ गया। उसने पूछा, इतना गंभीर क्यों बैठा है? राहुल ने कहा, यार मेरे पास ढेर सारे आइडियाज हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि उन्हें कहां से शुरू करूं। कभी लगता है रिसर्च करूं, कभी लगता है प्लानिंग करूं, और कभी बस लिख डालूं। लेकिन जब सब एक साथ आता है तो कुछ भी नहीं होता। अजय ने कॉफी का घूंट लिया और बोला, यही तो असली खेल है। देख, हमारा दिमाग अलग अलग मेंटल स्टेट्स में काम करता है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। 3 बड़े स्टेट्स होते हैं। पहला है एक्सप्लोरेशन यानी खोजबीन। दूसरा है प्लानिंग। एक्सप्लोरेशन का मतलब है जब तेरा दिमाग हल्का फुल्का और जिज्ञासु है। तब तू नई किताबें पढ़ सकता है, लोगों से बातें कर सकता है, नोट्स बना सकता है, अलग अलग आइडियाज इकट्ठे कर सकता है। लेकिन अगर तू उसी टाइम जबरदस्ती लिखने बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग का सही स्टेट नहीं है। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। अजय मुस्कुराया। अब दूसरा स्टेट आता है, प्लानिंग। इसमें तू बैठकर सोच सकता है कि कौन सा आइडिया कहां फिट होगा, किस तरह से कहानी बनेगी, या किस आर्टिकल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये थोड़ा सोच विचार वाला काम है। इसमें दिमाग को एनालिसिस करना पड़ता है। और तीसरा है एग्जीक्यूशन। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस जो तय किया है उसे करना है। ये वो स्टेट है जिसमें तू लगातार लिख सकता है, एडिट कर सकता है, या ड्राफ्ट पूरा कर सकता है। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब दिक्कत ये थी कि मैं तीनों काम एक ही वक्त में करने की कोशिश करता था। अजय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तू एक्सप्लोरेशन के मूड में होता, लेकिन खुद को लिखने पर मजबूर करता। या कभी लिखने का मूड होता तो तू रिसर्च में उलझ जाता। नतीजा ये कि कुछ भी पूरा नहीं होता। ये बात राहुल को अंदर तक छू गई। उसने उसी दिन तय किया कि अब वो अपने दिमाग के मूड
यानी मेटल स्टेट को पहचान कर काम करेगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसे बहुत फ्रेश और हल्का महसूस हुआ। उसने लैपटॉप खोलने की बजाय किताब उठा ली और एक नया ब्लॉग पढ़ने लगा। फिर उसने कुछ दिलचस्प आइडियाज अपने नोट्स में लिख लिए। उसे महसूस हुआ कि ये एक्सप्लोरेशन स्टेट था। दोपहर को ऑफिस में जब लंच ब्रेक मिला तो उसका दिमाग थोड़ा शांत था। उसने नोट्स निकाले और सोचना शुरू किया कि कौन सा आइडिया किस आर्टिकल में फिट होगा। यह था प्लानिंग स्टेट। उसने साफ साफ पॉइंट्स बना लिए कि अगले आर्टिकल में क्या क्या आएगा। शाम को घर लौटा और उस वक्त उसका मूड काफी फोकस था। उसने तय किया कि अब बस लिखना है और उसने बिना रुके 2 घंटे लिखकर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लिखने के बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि चीजें सही तरीके से बह रही हैं। धीरे धीरे राहुल ने अपने दिमाग के पैटर्न्स समझ लिए। उसने पाया कि सुबह सुबह उसका दिमाग अक्सर एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। दोपहर और शाम का समय प्लानिंग के लिए ठीक रहता है और देर शाम या रात को जब शांति होती है तब उसका दिमाग एग्जीक्यूशन में सबसे अच्छा काम करता है। उसने अपने काम का तरीका बदल लिया। अब वो हर दिन का टाइम टेबल नहीं बनाता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता कि इस वक्त उसका मन किस स्टेट में है। अगर मन एक्सप्लोरेशन में है तो वो किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता या नई चीजें सोचता। अगर मन प्लानिंग में है तो स्ट्रक्चर तैयार करता, पॉइंट्स जोड़ता या रूपरेखा बनाता। और अगर मन एग्जीक्यूशन में है तो बिना सोचे समझे लिखने बैठ जाता। इस बदलाव से उसका काम कई गुना बढ़ गया। पहले जहां वो हफ्तों में एक आर्टिकल पूरा नहीं कर पाता था, अब हर हफ्ते 2-3 आर्टिकल आसानी से लिख लेता। उसे समझ आ गया कि दिमाग को जबरदस्ती एक काम पर मत लगाओ, उसे वही काम दो जिसके लिए वो उस वक्त तैयार है। राहुल की ये नई खोज उसकी जिंदगी में जादू जैसी लग रही थी। अब उसे खुद पर गुस्सा नहीं आता कि आज लिख नहीं पाया। अब अगर दिमाग एक्सप्लोरेशन में होता तो वो खुश होकर नोट्स बनाता और कहता, ठीक है, ये स्टेट इसी काम के लिए है। और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के लिखता चला जाता। एक दिन उसने अपने ऑफिस के दोस्त नेहा से कहा, जानती हो, मुझे अब समझ आया है कि दिमाग एक ही समय में हर चीज नहीं कर सकता। जैसे तू बाजार जाती है तो पहले देखती है क्या क्या चाहिए, एक्सप्लोरेशन, फिर लिस्ट बनाती है, प्लानिंग, और फिर जाकर सामान खरीदती है, एग्जीक्यूशन। अगर तू सब कुछ एक साथ करने लगेगी तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ सही बात है। राहुल ने यह सबक सिर्फ लिखने में ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाना शुरू कर दिया। जब भी उसे नया प्रोजेक्ट मिलता वो पहले एक्सप्लोरेशन करता, रिसर्च, सवाल, आइडियाज, फिर प्लानिंग करता, कौन सा काम कब करना है, और फिर एग्जीक्यूशन करता, बिना और सोचे समझे काम पूरा करना। इस आदत से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सबसे बड़ी बात, उसका मन हल्का रहने लगा। अब उसे अपराध बोध नहीं होता था कि आज लिख नहीं पाया या आइडिया बर्बाद हो गया, क्योंकि वो जानता था कि हर स्टेट का अपना समय है और हर काम अपने सही स्टेट में ही अच्छा होता है। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग के अलग अलग स्टेट्स को पहचान लें और कामों को उनसे मैच कर दें तो न सिर्फ क्रिएटिविटी आसान हो जाती है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो जाती है। और यही असली माइंड मैनेजमेंट है। राहुल अब अपने दिमाग के अलग अलग स्टेट्स को समझने लगा था। उसने जान लिया था कि कभी दिमाग खोजबीन, एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, कभी प्लानिंग करना चाहता है और कभी बस काम पूरा करने में लग जाना चाहता है। इस नई समझ ने उसकी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी एक नई दिक्कत सामने आई। कई बार ऐसा होता कि उसने प्लान बना लिया, आज शाम को 7 से 9 तक लिखूंगा, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप खोलता उसका मन बिल्कुल खाली हो जाता। उसे गुस्सा आता, मैंने तो पूरा मूड बना लिया था, फिर अब फोकस क्यों नहीं हो रहा। कई बार तो वो सोफे पर बैठा बैठा मोबाइल चलाने लगता और सोचता, अरे यार मैं इतना आलसी क्यों हूं। एक दिन उसने अपने ही नोट्स पलटे और देखा कि पिछले हफ्ते उसने जब जब अच्छा लिखा था वो कभी भी सटीक समय पर नहीं था। कभी सुबह ऑफिस जाने से पहले आधे घंटे में 2 पन्ने लिख दिए, कभी रात को अचानक नींद खुली तो बैठकर पूरा ड्राफ्ट पूरा कर दिया। और दूसरी तरफ जिस दिन उसने तय किया था कि आज पूरा शाम लिखना है, उस दिन ज्यादातर समय बस टाल मटोल में निकल गया। उसने ये बात अजय को बताई। अजय ने हंसते हुए कहा, यार यही तो असली सच है। हमारी एनर्जी और फोकस दिन भर में बदलते रहते हैं। तू सोचता है कि शेड्यूल बनाकर तू दिमाग को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दिमाग घड़ी देखकर काम नहीं करता। कभी सुबह ज्यादा ताकत होती है, कभी दोपहर में थकान आ जाती है, कभी रात को अचानक फोकस तेज हो जाता है।
अगर तू अपनी ऊर्जा के खिलाफ जाकर काम करेगा तो वो काम रुक जाएगा, लेकिन अगर तू ऊर्जा और ध्यान के साथ बहेगा तो तू बिना ज्यादा मेहनत के बेहतरीन काम कर पाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब रिजिड स्केड्यूल मेरी क्रिएटिविटी को मार देता है? अजय ने कहा, बिल्कुल। शेड्यूल ठीक है काम की बुनियाद देने के लिए, लेकिन अगर तू उस पर सख्ती करेगा तो दिमाग बन जाएगा। तूने नोट किया होगा कि कभी छोटी सी खिड़की में तू ज्यादा काम कर लेता है और कभी घंटों बैठकर भी कुछ नहीं निकलता। यही फर्क है, तेरा फोकस बदलता रहता है। उस रात राहुल ने सोचा कि क्यों ना खुद पर एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। उसने अगले दिन से हर घंटे में अपनी एनर्जी और फोकस नोट करना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे जब वो उठता तो फ्रेश और हल्का महसूस करता। 9 बजे ऑफिस की भाग दौड़ में थोड़ा थका हुआ लगता। 2 बजे लंच के बाद नींद आती और 6 बजे के बाद उसका दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता। रात को 10 बजे जब सब शांत होता तो उसका ध्यान गहरा हो जाता। 3-4 दिन बाद उसने देखा कि यह पैटर्न लगभग रोज दोहराता है। उसने सोचा, मतलब मेरी क्रिएटिविटी का असली टाइम सुबह और देर रात है और सबसे बेकार टाइम दोपहर का है। ये जानने के बाद उसने अपना तरीका बदल दिया। अब वो दोपहर में खुद को जबरदस्ती लिखने पर मजबूर नहीं करता। उस वक्त वो हल्के फुल्के काम करता, जैसे किताब पढ़ना, रिसर्च करना या बस टहल लेना। लेकिन सुबह और रात को जब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती तब वो लिखने बैठता। नतीजा ये हुआ कि उसका काम बहुत आसान हो गया। अब उसे अपराध बोध नहीं होता कि मैंने दोपहर को लिखना छोड़ दिया, बल्कि वो जानबूझकर दोपहर में आराम करता और ये समझता कि इससे उसका दिमाग रात के लिए तैयार हो रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने मेट्रो में एक औरत को देखा जो बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर इतनी ताजगी थी कि राहुल चौंक गया। उसने उससे बातचीत की और पूछा, आप इतनी देर काम करके भी इतने फोकस में कैसे रहती हैं? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने काम का टाइम अपनी एनर्जी के हिसाब से रखती हूँ। सुबह मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि उस समय मैं सबसे ज्यादा ताज़ा रहती हूँ। दोपहर में मैं आराम करती हूँ, शाम को घर के काम करती हूँ और रात को अपने अगले दिन की तैयारी। अगर मैं सारा दिन लगातार पढ़ाने लगूं तो मेरा ध्यान ही बिखर जाएगा। राहुल ने सोचा, ये वही बात है जो मैं समझने लगा हूं। अब उसकी लिखने की प्रक्रिया बदल गई थी। पहले वो घड़ी देखकर काम करता था, अब वो एनर्जी देखकर काम करता था। अगर उसका ध्यान गहरा होता तो वो तुरंत लैपटॉप खोलकर लिखना शुरू कर देता। अगर उसका मन हल्का होता तो वो रिसर्च करता या दोस्तों से बातें करता। और अगर उसका मन थका हुआ होता तो वो आराम करता और खुद को जबरदस्ती नहीं धकेलता। इस बदलाव ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। पहले वो 2-2 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर भी एक पन्ना नहीं लिख पाता था, अब आधे घंटे के फोकस में 2 पन्ने लिख देता था। उसे समझ आ गया था कि फोकस का सही इस्तेमाल ही असली राज है। धीरे धीरे राहुल ने यह पैटर्न अपनी पूरी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया। ऑफिस में भी उसने देखा कि सुबह के समय उसका दिमाग तेज होता है तो वो सबसे कठिन काम उसी समय करता। दोपहर में हल्के ईमेल और छोटी मीटिंग्स रखता और शाम को फिर से महत्वपूर्ण प्लानिंग करता। इस छोटे से बदलाव से उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। राहुल अब अक्सर सोचता, कितनी अजीब बात है, हम सब घड़ी की सुइयों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली प्रोडक्टिविटी तो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी ऊर्जा और ध्यान किस वक्त किस स्थिति में है। अगर मैं थका हुआ हूं और खुद को लिखने पर मजबूर करता हूं तो सिर्फ समय बर्बाद होता है, लेकिन अगर मैं उस वक्त आराम कर लूं और फिर सही समय पर लिखूं तो काम अपने आप बहने लगता है। उसने एक बार डायरी में लिखा, पहले मैं सोचता था कि सफलता का राज है कठोर शेड्यूल, अब मुझे पता है कि सफलता का राज है अपनी ऊर्जा और ध्यान की लय को समझना। जब मैं अपनी लय के साथ बहता हूं तो काम खेल जैसा लगता है, जब मैं लय के खिलाफ जाता हूं तो काम बोझ जैसा हो जाता है। अब जब भी कोई उससे पूछता, तू रोज कितना समय लिखता है, तो वो हंसकर कहता, मैं समय नहीं अपना फोकस गिनता हूं। अगर मेरे पास आधे घंटे का गहरा फोकस है तो वो 3 घंटे की जबरदस्ती से कहीं बेहतर है। राहुल की ये सीख हमें बताती है कि क्रिएटिव कामों में रिजिड स्केड्यूल्स असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा और ध्यान एक जैसे नहीं रहते। हमें अपनी ऊर्जा की लय को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी असली क्रिएटिविटी बहती है और काम आसान हो जाता है। राहुल अब अपने काम के पैटर्न को अच्छी तरह समझने लगा था। उसने जान लिया था कि दिमाग अलग अलग स्टेट्स में काम करता है और हर स्टेट का अपना काम होता है। उसने ये भी समझ लिया था कि उसकी ऊर्जा और ध्यान पूरे दिन में उतार चढ़ाव करते रहते हैं, इसलिए
उसे घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी के हिसाब से काम करना चाहिए। इन सब सीखों ने उसकी क्रिएटिविटी को बहुत आसान बना दिया था, लेकिन फिर भी उसके सामने एक और समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। वो समस्या थी रोज रोज के छोटे छोटे फैसले। सुबह उठते ही उसे सोचना पड़ता, आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, ऑफिस जाते वक्त बस लूं या मेट्रो, ऑफिस पहुंचकर फिर सवाल, पहले ईमेल चेक करूं या रिपोर्ट बनाऊं, शाम को घर लौटकर लिखूं या किताब पढूं। इतनी सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग थक जाता। जब वो आखिरकार अपने लिखने के काम पर बैठता तो लगता कि सारी ऊर्जा पहले ही इन फैसलों में खर्च हो चुकी है। एक दिन उसने महसूस किया कि सुबह ऑफिस जाने से पहले ही उसका मूड खराब हो जाता है। वजह यह थी कि कपड़े चुनने में ही 10 मिनट लग जाते, फिर नाश्ता तय करने में 15 मिनट और नतीजा ये कि वो भागते भागते ऑफिस पहुंचता और दिन भर चिड़चिड़ा रहता। जब शाम को घर आता तो लिखने का मन ही नहीं करता। उसने खुद से कहा, ये सब छोटी छोटी बातें मेरी क्रिएटिविटी को खा रही हैं। उसने ये बात अजय से शेयर की। अजय ने कहा, यही तो डिसीजन फटीग है। दिन भर में हम जितने फैसले लेते हैं, हर फैसला हमारी मानसिक ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है। दिक्कत यह है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो दिमाग बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आधी ताकत छोटी छोटी चीज़ों में ही निकल जाती है। जब तक हम असली काम तक पहुंचते हैं, दिमाग थक चुका होता है। राहुल ने पूछा, तो इसका हल क्या है? अजय ने मुस्कुराकर कहा, हल है अपने लिए डिफ़ॉल्ट्स और रिचुअल्स बनाना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को इतना आसान बना देना कि उनमें फैसला लेना ही ना पड़े। जैसे रोज़ क्या पहनना है, क्या खाना है, किस समय उठना है, ये सब तय कर ले और बार बार मत सोच। आदतों और रूटीन से तू अपने दिमाग को आज़ाद कर सकता है, फिर तेरे पास क्रिएटिविटी के लिए असली ऊर्जा बचेगी। ये सुनकर राहुल को अचानक अपने कॉलेज का समय याद आया। उस वक्त उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए रोज़ वहीं 2-3 शर्ट्स बदल बदल कर पहनता था। उस समय उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि क्या पहनना है, लेकिन अब जब उसकी अलमारी में ढेरों कपड़े थे, हर सुबह उसे फैसला करना पड़ता था और ये फैसला उसे थका देता था। अगले ही दिन राहुल ने अपने कपड़ों को 3 हिस्सों में बांट दिया, ऑफिस के लिए, घर के लिए और बाहर घूमने के लिए। उसने तय कर लिया कि हफ्ते के हर दिन कौन सी शर्ट पहनेगा। अब सुबह उठकर उसे सोचना ही नहीं पड़ता था। फिर उसने नाश्ते के लिए भी एक छोटा सा नियम बना लिया। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ओट्स, मंगलवार, गुरुवार को अंडे और शनिवार, रविवार को पराठे। बस अब हर सुबह का फैसला आसान हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या में और भी छोटे छोटे रिचुअल्स जोड़ लिए, जैसे ऑफिस जाते ही सबसे पहले 20 मिनट ईमेल देखना और फिर 1 घंटे का डीप वर्क करना, घर आकर पहले हल्का सा टहलना, फिर नहाकर आराम करना और फिर लिखने बैठना। इन रूटीन से उसका दिमाग हल्का रहने लगा। अब राहुल को एक नई आज़ादी महसूस होने लगी। पहले जहां उसे लगता था कि दिमाग हमेशा भारी रहता है, अब उसे लगता था कि असली काम के लिए जगह खाली है। पहले वो शाम को लिखने बैठता तो आधा समय ये सोचने में निकल जाता कि किस आइडिया से शुरू करूं। अब उसने ये भी तय कर लिया कि जो भी सबसे पहले नोटबुक में लिखा है उसी पर काम शुरू करेगा। इस छोटे से डिफ़ॉल्ट ने उसके लिखने की आदत को आसान बना दिया। एक बार उसके ऑफिस में बॉस ने पूछा, राहुल तुम हाल ही में बहुत फोकस्ड लग रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? राहुल ने हंसते हुए कहा, सर मैंने अपने छोटे छोटे फैसलों को खत्म कर दिया है, अब मेरा दिमाग सिर्फ बड़े फैसलों के लिए बचा रहता है। बॉस हैरान रह गया। एक शाम राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वहां सब यह चर्चा कर रहे थे कि क्रिएटिव लोग इतने आइडियाज के बावजूद अक्सर थके हुए क्यों रहते हैं। राहुल ने कहा, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल की बैटरी 30% है और तुम उसमें गेम खेलते रहो तो जब जरूरत होगी तब बैटरी खत्म हो जाएगी। वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर हम सुबह सुबह छोटे छोटे फैसलों में अपनी बैटरी खर्च कर देंगे तो शाम को क्रिएटिव काम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उसके दोस्त मुस्कुराए, लेकिन राहुल ने आगे कहा, असल बात यह है कि हमें अपनी बैटरी बचानी चाहिए। उसके लिए हमें हैबिट्स और रिचुअल्स बनाने चाहिए। जैसे एक गायक रोज गाने से पहले रियाज करता है, वैसे ही हमें भी अपने काम से पहले छोटे छोटे रूटीन बनाने चाहिए, ताकि दिमाग को पता हो कि अब यही काम करना है। जब ये आदत बन जाती है तो फैसले लेने की जरूरत ही नहीं रहती। धीरे धीरे राहुल ने यह भी सीखा कि हर चीज को डिफॉल्ट में डालना जरूरी नहीं है, बस वही चीजें जो बार बार उसके सामने आती हैं और दिमाग को थकाती हैं
उसने यह तय किया कि हर हफ्ते सिर्फ एक दिन वो अपनी राइटिंग जगह बदलेगा। बाकी दिनों में वही कोना, वही कुर्सी। अब जैसे ही वो उस जगह बैठता, उसका दिमाग अपने आप लिखने के मोड में चला जाता। ये सब बदलाव छोटे छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा था। पहले जहां उसे लिखना शुरू करने में आधा घंटा लगता था, अब वो 5 मिनट में फ्लो पकड़ लेता था। पहले जहां उसे लगता था कि उसका दिमाग बिखरा हुआ है, अब उसे लगता कि उसका दिमाग साफ और फोकस्ड है। राहुल ने एक बार अपनी डायरी में लिखा, क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ी रुकावट समय की कमी नहीं, बल्कि फैसलों की थकान है। जब मैं हर छोटी चीज के लिए चुनाव करता हूं तो मेरी असली ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन जब मैं आदतों और रूटीन से इन चुनावों को आसान बना देता हूं तो मेरा दिमाग असली खेल खेलने के लिए तैयार रहता है, नए आइडियाज बनाने और उन्हें जीवन देने के लिए। अब जब कोई उससे पूछता क्रिएटिव बने रहने का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, अपने दिमाग को छोटी छोटी चीजों से मत थकाओ, अपने लिए रूटीन और आदतें बना लो। जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा तभी उसमें नए आइडियाज की रोशनी जलेगी। राहुल की ये समझ उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसे पता था कि डिसीजन फटीग को हराना ही असली क्रिएटिविटी की चाबी है, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अपनी जिंदगी को इतना सरल बना लो कि असली फैसले लेने के लिए तुम्हारे पास पूरी ताकत बची रहे। राहुल अब अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से समझने लगा था। उसने सीखा था कि समय की कठोरता क्रिएटिविटी को रोक देती है। उसने दिमाग के अलग अलग स्टेट्स को पहचानना सीख लिया था। उसे यह भी समझ आ गया था कि ऊर्जा और ध्यान हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, और रिजिड स्केड्यूल अक्सर उल्टा असर डालते हैं। उसने डिसीजन फटीग की समस्या से भी छुटकारा पा लिया था, क्योंकि अब वो छोटी छोटी चीजों के लिए पहले से आदतें और रूटीन बना चुका था। उसकी लिखाई और उसका काम अब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और आसान हो गया था, लेकिन फिर भी एक जगह पर आकर वो अटक गया। पिछले हफ्ते वो रोज देर रात तक लिखता रहा था। आइडियाज की बाढ़ सी आई थी और उसने सोचा कि जब तक ये फ्लो है मैं इसे रुकने नहीं दूं। लेकिन 3-4 दिन लगातार कम नींद लेने के बाद उसका दिमाग सुस्त पड़ गया। वो लैपटॉप खोलकर बैठता और स्क्रीन को घूरता रह जाता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टिक जाती, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आते। उसे लगता जैसे दिमाग के अंदर सब कुछ बंद हो गया है। वो परेशान होकर अजय के पास गया और बोला, यार मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तक मैं इतना लिख रहा था कि खुद हैरान था, लेकिन अब तो जैसे सब खाली है। क्या मैं अचानक से टैलेंटलेस हो गया हूं? अजय ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तू टैलेंटलेस नहीं हुआ, तू बस थक गया है। तूने अपने दिमाग को आराम का मौका ही नहीं दिया। देख, क्रिएटिविटी सिर्फ लिखने और सोचने से नहीं आती। आराम, नींद और ब्रेक्स भी उतने ही जरूरी हैं। असली आइडिया अक्सर तब आता है जब तू लिखने की मेज पर नहीं बैठा होता, बल्कि जब तू टहल रहा होता है, नहा रहा होता है या गहरी नींद में होता है। राहुल ने भौचक होकर पूछा, मतलब आराम भी क्रिएटिविटी का हिस्सा है? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आराम सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी रिचार्ज करता है। जब तू लगातार काम करता है तो दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा थक जाता है, लेकिन जब तू ब्रेक लेता है तो दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा चुपचाप काम करना शुरू कर देता है, और वही हिस्सा असली इनसाइट्स निकालता है। कभी गौर किया है कि अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज हमें बिस्तर पर लेटे लेटे या नहाते वक्त आते हैं? वो ऐसे ही नहीं आता, वो इसलिए आता है क्योंकि दिमाग आराम में होता है। ये सुनकर राहुल को अपने बचपन का एक वाकया याद आया। स्कूल में जब वो किसी मैथ्स के सवाल पर घंटों सिर मारता तो जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब वो खेल के मैदान में जाता और वापस आकर किताब खोलता तो अचानक जवाब अपने आप निकल आता। उस वक्त वो सोचता कि ये जादू है, लेकिन अब समझ आया कि असली जादू था ब्रेक और आराम। उस दिन राहुल ने ठान लिया कि अब वो आराम को भी अपने क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाएगा। अगले दिन उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह ऑफिस से लौटकर सीधे लिखने बैठने के बजाय पहले उसने आधा घंटा पार्क में टहलना शुरू किया। ताज़ी हवा में टहलते हुए उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आने लगे जो लैपटॉप के सामने बैठकर कभी नहीं आते थे। उसने नोटबुक साथ रखी और चलते चलते आइडियाज लिखता गया। उसने नींद को भी गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले वो देर रात तक मोबाइल चलाता और सोचता कि थोड़ा और जाग लूं, फिर लिख लूंगा। अब उसने तय किया कि हर रात कम से कम 7 घंटे सोएगा। शुरू में उसे लगता कि नींद समय की बर्बादी है, लेकिन जब उसने देखा कि सुबह उठकर उसका दिमाग तेज और तरोताजा होता है तो उसे समझ आया कि नींद असल में इन्वेस्टमेंट है, समय की बर्बादी नहीं। एक बार ऑफिस में उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी।
उसने पूरा दिन मेहनत की, लेकिन स्लाइड्स कुछ खास नहीं बन पा रही थी। शाम को उसने खुद को और जोर लगाने की बजाय काम बंद कर दिया और दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया। अगली सुबह जब उसने फिर से स्लाइड्स खोली तो उसे अचानक एक नया आइडिया सूझा जिसने पूरी प्रेजेंटेशन को शानदार बना दिया। उसने सोचा, अगर मैं कल जबरदस्ती करता तो शायद ये आइडिया कभी नहीं आता। आराम ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। राहुल को अब एक और बात समझ आई, इंक्यूबेशन, यानी कि कभी कभी हमें किसी आइडिया को छोड़ देना चाहिए और उसे दिमाग के अंदर पकने देना चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद बार बार खोद कर देखोगे तो वो पौधा नहीं बनेगा, उसे मिट्टी के अंदर ही चुपचाप बढ़ने देना होता है। वैसे ही आइडियाज को भी आराम चाहिए। अब जब भी राहुल को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, वो तुरंत पूरा करने की बजाय थोड़ा वक्त देता, आइडिया को दिमाग के अंदर घूमने देता, उस पर नोट्स बनाता और फिर उसे छोड़ देता। कुछ दिन बाद जब वो फिर से उस पर लौटता तो दिमाग अपने आप कई लेयर्स जोड़ चुका होता। उसे लगता जैसे आइडिया अब और भी गहरा और पक्का हो गया है। राहुल ने यह भी नोटिस किया कि छोटे छोटे ब्रेक भी कमाल करते हैं। पहले वो लगातार 2-3 घंटे लिखने की कोशिश करता और फिर थक कर सब छोड़ देता। अब उसने हर 45 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना शुरू किया। कभी पानी पीता, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी हल्का सा स्ट्रेच करता। ये छोटे छोटे ब्रेक उसके दिमाग को फिर से ताज़ा कर देते। एक बार उसकी माँ ने उसे डांटा, दिन भर बस बैठा बैठा लिखता रहता है, कभी आराम भी कर लिया कर। उस दिन राहुल मुस्कुराया और बोला, माँ, अब मुझे समझ आया है कि आराम करना भी काम करने का हिस्सा है। माँ हंस पड़ी, अरे तू तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन आखिरकार मेरी बात मान ही ली। धीरे धीरे राहुल की सोच बदल गई। अब वो क्रिएटिविटी को सिर्फ मेहनत से जोड़कर नहीं देखता था। अब वो मानने लगा था कि असली मेहनत का मतलब है मेहनत और आराम का सही संतुलन। उसने एक बार अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं सोचता था कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा क्रिएटिव बनूंगा, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि असली क्रिएटिविटी तब आती है जब मैं दिमाग को सांस लेने का मौका देता हूं। ब्रेक्स, नींद और आराम मेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरे साथी हैं। जब मैं आराम करता हूं तभी दिमाग में नए बीज अंकुरित होते हैं। अब जब कोई उससे पूछता तो इतना क्रिएटिव कैसे बना रहता है, तो वो कहता, मैं अपनी क्रिएटिविटी को सोने देता हूं, उसे टहलने ले जाता हूं और उसे आराम करने देता हूं, और फिर जब मैं लिखने बैठता हूं तो वो अपने आप खिल उठती है। राहुल की ये समझ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। अब वो जान चुका था कि आराम करना आलस नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी का असली टूल है, और यही सीख उसे हर दिन और गहराई से जीने और बनाने की ताकत देती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका स्यूमा एंड तक सुनने के लिए।